के मौके पर आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, इस कार्यक्रम में अम्बेडकर विचार मंच इकाई के तमाम पदाधिकारीगण, देवमुनि राम जी, आनंद प्रकाश जी, कमलेश जी, शिवशंकर जी, ध्रुव नारायण जी, SC/ST कर्मचारी संघ के सचिव और सम्मानित अध्यक्ष जी, बिजनौरा पंचायत के मुखिया पिंटू यादव जी, सामाजिक कार्यकर्ता JP यादव जी, हरपुर जयपुर के मुखिया जी, BSP के नेता सुभाष गौतम जी, पूर्व मुखिया चिन्हर पंचायत, और यहाँ मंच पर उपस्थित आप सभी सम्मानित गणमान्य लोगों का, और सुबह से ही इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आप सभी इकाई और आसपास से आए हुए माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हर साल मनाई जाती है। इस साल भी 14 अप्रैल से लगातार कहीं न कहीं मनाई जा रही है। मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि धीरे धीरे ही सही हमारे समाज में बाबा साहब को जानने की दिलचस्पी बढ़ रही है। उनको जानने वाले बड़े हैं, और खास तौर पर युवा पीढ़ी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए काफी प्रयासरत है। और ये जो हम देख रहे हैं, हमें बहुत सही दिशा लगा है। हमें ऐसा लगता है कि इसको और बढ़ाने की जरूरत है। पिछले दिनों जब मुझे फोन किया गया, हेलो, खत्म हो हेलो, अरे आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, पिछले दिनों हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाजपा वाले के जितेंद्र राम जी जो यहाँ उपस्थित थे, इन्होंने मुझे फोन किया कि इटानी में कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में आना है। तो पहले तो चूंकि मेरा एक दूसरा कार्यक्रम था, इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं, ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है और बड़ी संख्या में लोग इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में लोग इन कार्यक्रमों में शामिल होने आते हैं, और यह एक वैचारिक कार्यक्रम है, इसलिए इसमें उपस्थित होना जरूरी है। तो ऐसा मुझे लगा, और आमतौर पर जहां भी कोई वैचारिक कार्यक्रम होता है और उसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों में हम लोगों का शामिल होना जरूरी है। क्योंकि देखिए, जनप्रतिनिधि या किसी भी स्तर के प्रतिनिधि का काम, हमारा काम सिर्फ गली गली और रोड बनाना नहीं है। हमारा काम जीवन के निर्माण की दिशा में, समाज के निर्माण की दिशा में, देश और समाज में जो व्याप्त किसी भी तरीके की कमियां हैं, खामियां हैं, उसके विरुद्ध संघर्ष चलाना भी एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। और ऐसा हमें लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा, उसको जन जन तक पहुंचाना आज हमारे लिए या हमारी तरह के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उन सबका ये स्वतंत्र कार्यभार होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान, शिक्षा और जो कुछ भी हमने हासिल किया,
इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि इसे प्रसारित किया जाए और इसे बहुसंख्यक जनता के बीच में ले जाया जाए। आज देख लीजिए कि बाबा साहब की जयंती तमाम जगहों पर मनाई जाती है और देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं होगी जो बाबा साहब और डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया में नहीं लगाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो बाबा साहब को उस समय भी गाली देते थे कि पता नहीं कहां से दलित का बच्चा पढ़ के आके और दलितों को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़का रहा है। ऐसे लोग जो कभी भी इस बात के समर्थक नहीं रहे हैं कि एक शूद्र का और दलित के परिवार का आदमी संविधान क्यों लिखेगा, ऐसे लोग जो हमेशा अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ते रहे हैं, उनका विरोध करते रहे हैं, ऐसे लोग जो हमेशा उनकी किताबें जलाते रहे हैं, वो लोग भी आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं और सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर रहे हैं। वो तमाम लोग जिनके खिलाफ आजीवन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष करते रहे, जिस मनुस्मृति को उन्होंने जलाया, आज भी उसको स्थापित करने की लड़ाई लड़ने वाले, उसको स्थापित करने वाले लोग भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप अम्बेडकर विचार मंच की तरफ से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तो कुछ जरूरी वैचारिक प्रश्न है, जो राजनीतिक प्रश्न भी है और जो सामाजिक प्रश्न भी है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अभी जेपी भाई बहुत अच्छा बात बोले और बोलते हैं, उन्होंने बीच में कहा कि किसी ने कहा कि यहाँ पर राजनीतिक बात नहीं करनी। हमने कहा कि बाबा साहब के बारे में राजनीतिक बात नहीं हो तो क्या होगा? तब क्या आप लोग बाबा साहब को राजनीतिक व्यक्ति नहीं मानते हैं? और जो आदमी बाबा साहब को राजनीतिक व्यक्ति नहीं मानता, इसका मतलब यह है कि वो बाबा साहब को नहीं जानता। अरे भाई, बाबा साहब का जयंती मन रहा है और वहां राजनीतिक बात नहीं होगा, कैसे आप समझ लेते हैं? और क्यों नहीं होना चाहिए? डर डर के नहीं याद किया जा सकता है किसी को। हम लोग तो भाई साहब हर बात छाती ठोक के कहते हैं। अब इसमें कोई हमारा पक्षला फूकता है, कोई विरोध करता है, सब चलता है तो चलेगा, कहना तो पड़ेगा ना। नहीं कहिएगा तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। और चुप चुप के बातें कभी नहीं होती। बाबा साहब ने कभी चुप चुप के बात नहीं कहा, इसलिए हम लोग भी कभी चुप चुप के बात नहीं कहेंगे। ये बात कहना होगा और खूब जोर से कहना होगा और हर गांव में खड़ा होकर कहना होगा कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। बात कहना पड़ेगा। और ये बात कहने से किसी को बुरा लगे तो लगे, इसमें हम क्या करें? मैं तो एमएलए हूँ, अपने संवैधानिक पद पर हूँ, फिर भी मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। आप क्यों डर रहे हैं? ये चल रहा है ना आरएसएस का। कोई बाबा है, रोज बोलता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। क्या चल रहा है? बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा कि भारत देश की दुर्गति तब होगी जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या नहीं पड़ा? तो बाबा साहब को चवन्नी बत्ती में याद करते हैं। सब अपने अपने हिसाब से याद करते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने संविधान लिख दिया। और किसी ने, बहुत कम लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने इनहेलेशन ऑफ कास्ट भी लिखा। बाबा साहब ने कहा कि जब तक जातियों का विनाश नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। इस बात को कहते हैं। हम तो कहते हैं लंबे समय से बाबा साहब को सिर्फ संविधान निर्माता बना दिया गया और बाकी उनके पुस्तकें जो राजकमल प्रकाशन में छापी है 42 खंड में, उसका क्या? और जब तक आप उन किताबों को नहीं पढ़ेंगे, संविधान पढ़कर के बाबा साहब को नहीं समझ पाएंगे। इस बात का समझ लीजिए, बाबा साहब संविधान से बहुत आगे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा, उसको पढ़ने के लिए। उसको नहीं पढ़िएगा, बाबा साहब समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको पढ़िए। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? वही हिंदू राष्ट्र है जहां गुरुकुलों में हमारे जाने की कोई रास्ता नहीं था। क्या होना चाहता? क्या था कहीं? क्या गुरुकुल में कोई पढ़ता था? महाभारत का गुरुकुल हो,
या किसी भी ग्रंथ में जिन्हीं कुलों का चर्चा किया है, या उन गुरुकुलों में कभी दलित का बच्चा पढ़ा? उन गुरुकुलों के दरवाजों ने एकलव्यों का अंगूठा दान मांग लिया, उन्हें कभी शिक्षा नहीं दिया। क्या आप नहीं जानते? क्या आप उसी राष्ट्र में जाना चाहते हैं, फिर अपना अंगूठा दान करना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं करना चाहते हैं। वहां से लड़ करके हम यहाँ पहुंचे। हम उनके वंशज हैं जिनके अंगूठे काट दिए गए। हम उनके वंशज हैं जिनको गुरुकुलों ने कभी ज्ञान नहीं दिया, जो आज तक वंचित हैं, शोषित हैं, और जिनके पास आज एक कट्ठा जमीन नहीं है। हम उनके वंशज हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है ऐतिहासिक तौर पर, जो पोखरा के किनारे, आहरा के किनारे फंसे हैं। रोज सरकार का पुल नजर उनके घर को तोड़ता है, उनकी जिंदगियां बर्बाद करता है। हम यहाँ बैठे हैं और इसका एकमात्र कारण जो वो राज स्थापित करना चाहते हैं, हम वहां नहीं जाना चाहते। बाबा साहब ने कहा कि जमीनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये कोई नहीं बताता। क्यों बताएंगे वो लोग जो जिन्होंने हजारों एकड़ जमीनों पर लंबे समय से कब्जा किया हुआ? करो जमीनों का राष्ट्रीयकरण अगर बाबा साहब को मानते। नहीं, ये नहीं कह सकते। जमीनों का राष्ट्रीयकरण तो करना चाहिए। 10% रिजर्वेशन दे दिए और हमारा ठाक है। सब लोग तारीफ में, सब लोग डर रहे थे, हमारा वोट बिगड़ जाएगा, हमारा वोट बिगड़ जाएगा, हमारा वोट बिगड़ जाएगा। हम लोगों ने छाती ठोक के बिना वोट का प्रहार किया, कहा कि 10% का रिजर्वेशन दलितों और गरीबों के आरक्षण को खत्म करने का फरमान है। हमेशा विरोध करते हैं और आज भी हम कहते हैं। ये तो बोलना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ा होता है। अब हमारे जाने के बाद भी बहुत लोग गाड़ी देने बजा रहे, आगे आगे लगा हुआ था। अरे भाई, अब हमारी बातों से आग लगती है तो लगे, हम क्या कर सकते हैं? बातें तो सही है, आप तर्क के आधार पर इन बातों को काट तो नहीं सकते। तो बाबा साहब ने जो नया भारत का सपना देखा था, जहां समानता, बंधुता, एकता, भाईचारा सब कुछ रहेगा, उसी वक्त भारत बढ़ रहा था, बगल में इस्लामिक राष्ट्र बन रहा था। और अम्बेडकर ने कहा कि ठीक है, वो राष्ट्र इस्लामिक बनेगा, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, एक सेकुलर राष्ट्र बनेगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा उसी समय, जिस समय पूरे देश में ये मांग हो रही थी कि पाकिस्तान की तरह भारत को हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन नहीं, उस समय कहा हमारे पूरे कौन ने एक स्वर में कि वहां जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वहां दलितों को, गरीबों को सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं मिला है लंबे समय से। आप जानते हैं, कुछ लोग उस समय मनुस्मृति के संविधान बनाना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। हम लोगों ने लड़ाई शुरू की। अभी पिछले 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का जन्मदिन हम लोग मना रहे थे। हमने एक अभियान चलाया अपनी पार्टी की ओर से, 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक सद्भावना एकजुटता दिवस। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र की सरकार देश की गंगा जमुनी तहजीब को, देश की एकता और भाईचारा को, धर्मों के अंदर राजनीति को प्रवेश ला करके पूरा दंगा का माहौल बना करके समाज को तहस नहस कर देने का कोशिश कर रही है। उस समय ज्योतिबा फुले का संदेश और डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश समाज में ले जाना जरूरी है। स्त्रियों का सबसे पहला स्कूल किसने खोला? सबसे पहले स्त्रियों को शिक्षा देने वाला व्यक्ति कौन हुआ? ज्योतिबा फुले। मैं तो दुनिया के तमाम स्त्रियों से कहना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ और किसी भी मजहब को मानती हो, कि दुनिया के किसी धर्म के ग्रंथ ने महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं दिया। आज वो सबसे ज्यादा मानती है। हमारी बात अगर वो जाने, स्त्रियों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। और स्कूल में स्त्रियों के लिए कोई रजिस्टर ही नहीं था जहां उनका नाम दर्ज हो सके। कोई क्लासरूम नहीं बना, कोई बेंच नहीं बना कि लड़कियां कहां बैठी हैं। पता, किसी ग्रंथ ने नहीं लिखा कि स्त्रियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। किसी ने नहीं लिखा। ये तो ऐतिहासिक है, आपको कोई अधिकार नहीं दिया। ज्योतिबा फुले पहली बार उन्होंने कहा कि नहीं, स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। और उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया। और सावित्रीबाई फुले जो वाकई में हमारी सरस्वती है, जिन्होंने ज्ञान दिया, जो वाकई में ज्ञान की देवी है, जिन्होंने समस्त भारत की महिलाओं के लिए
और स्कूल के दरवाजे में बंद पड़े हुए ताले को न सिर्फ खोल दिया बल्कि तोड़ करके खत्म कर दिया। और आज स्त्रियां बढ़ रही हैं और दुनिया में आगे बढ़ रही हैं। ये लोग हमारे नायक हैं जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, और आज जिनके बदौलत मुखिया जी कह रहे कि जिनके बदौलत हम सब हैं, कम हैं, तो ये बात तो कहना पड़ेगा ना। इसको कहने में क्या गुरेज है? वो नहीं डरे तो हम क्यों डरे? आज तो हम ज्यादा ताकतवर हैं, आज तो हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब तो हमारे कई सारे लोग बाबा साहब को ठीक से समझने लगे हैं, इसलिए अब मजबूती से बोलने की जरूरत है। बाबा साहब के विचारों को समझने, उसको गांव-गांव तक पहुंचाने, उसको प्रसार करने की जरूरत है। और डंके की चोट पर ये लोग जिन्होंने नौजवानों से किए हुए नौकरी के वादे को जुमला करार दे दिया, जिन्होंने 15 लाख के नारे को खत्म कर दिया, सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि इन्होंने पुलवामा में हमारे देश के जवानों की हत्या करवा दी। इन्होंने कोई काम नहीं किया देश में, ये विकास के नाम पर नहीं, देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर सत्ता में फिर आने का प्रयास कर रहे हैं। और इनका टूल हम और आप बनने वाले हैं। ये आपको हिंदू बनना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश की तमाम समस्याओं को खत्म करके आपको हिंदू गर्व और अभिमान आपके अंदर भर के आपका वोट लेके एक बार फिर दिल्ली की गद्दी में सत्ता देना चाहते हैं। दोस्तों, इस साजिश को समझने की जरूरत है, साजिश को समझने की जरूरत है। बहुत गंभीर बात है जो मैंने बात शुरू किया उसके साथ मैं अंत कर रहा हूं कि बाबा साहब को वाकई में मानने वाले लोग कौन हैं, इस बात को समझना जरूरी है। दिया सब जला रहा है, मोमबत्ती सब जला रहे हैं, माले सब डाल रहे हैं, भाषण सब दे रहे हैं। कौन है जो बाबा साहब के रास्ते पर चलेगा? कौन है जो उस रास्ते पर चलते हुए शहादत देगा? और कौन है जो बिना वोट का चिंता किए हुए हकीकत के साथ खड़ा होगा आपके साथ? यह आपको चुनने की जरूरत है। यह आज का दौर ज्यादा शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि देश में अंग्रेजों का राज खत्म हो सकता है, लेकिन यदि व्यवस्था नहीं बदलेगी जो शोषण के आधार पर टिकी हुई है, तब तक देश में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगी। और जब देश में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा तो एक ऐसा भी दौर आएगा जब आप ही के चमड़ी के रंग वाले आप पर शासन करेंगे और आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। साथियों, वो दौर ये है जिसके बारे में शहीद आजम भगत सिंह बहुत पहले हमारे हमको संबोधित करते हुए कह रहे हैं। आज इस बात को समझने की जरूरत है। और आज उन चमड़ी में छिपी हुई साजिश कर रही हुई उन विचारों को समझने की जरूरत है जो इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो किताबों के पन्नों को बदल रहा है, फाड़ रहा है, जो सावरकर को वीर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसने अंग्रेज से माफी मांग करके इस देश के गौरव पर बदनुमा काला धब्बा लगाने का काम किया। ये कोशिशें जारी है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों, आप अम्बेडकर विचार मंच में शानदार काम कर रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि न सिर्फ साल में एक बार बल्कि अनवरत चलते रहने वाला यह कार्यक्रम है। गांव-गांव में, समाज में बाबा साहब के विचारों से, बुद्ध के विचारों से, कबीर के विचारों से, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, पेरियार, नरई सिंह यादव, तमाम लोगों के विचारों को गांव-गांव में प्रसारित करने की जरूरत है। हम सबको एक होने की जरूरत है, एकताबद्ध होने की जरूरत है। आज समय चुनौतीपूर्ण है, आज समय कठिन है। नौकरियां खत्म कर दी गई जो दलितों और बहुजनों को अधिकार देती थी। सरकारी नौकरियां खत्म हो गई जिसमें गरीब घर में पढ़ाई करके नौकरी करता था। सिपाही की नौकरी में गरीब जाते थे, उनको 4 साल की नौकरी कर दी गई। रेलवे की नौकरी में हमारे लोग जाते थे, नौकरी की बहालियां खत्म हो गई। हमारे आगे बढ़ने के तमाम रास्ते खत्म कर दिए गए। हम जानते हैं कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो गरीब आदमी का विकास संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें 95% लोग ऐसे हैं जो व्यवसाय नहीं कर सकते, जिनके पास व्यवसाय करने का क्षमता नहीं है, ना उनके पास जमीनें हैं, ना जायदाद है, ना कोई बैंक लोन देगा। अगर सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी तो समझिए कि गरीबों की जिंदगी खत्म हो गई। इसलिए ये इन सब चीजों को खत्म करके धर्म के नाम पर आधारित राज सत्ता स्थापित करके गरीबों और दलितों के अधिकारों को उनसे छीन लेना चाहते हैं। दोस्तों, उसके खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं व्यापक एकता देश में बनाने की,
कोशिशें हो रही हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप उस व्यापक एकता के साथ खड़े होंगे और इसके खिलाफ बन रही जो लड़ाई है उसको मजबूती से लोग आगे बढ़ाएंगे और इस फाशीवादी सत्ता के खिलाफ एक मजबूत संघर्ष देश में पड़ेगा। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ आप सबको जय भीम करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। शुक्रिया।